गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अपना कॉस्ट अकाउंटिंग कंटिन्यू कर रहे थे। आज हम उसी सीरीज़ में हमने पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज उसी सीरीज़ में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे, दैट इज़ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है बच्चों? लागत के तत्व हिंदी में से बोला जाता है। देखिए, कॉस्ट हमने स्टडी की थी। व्हाट इज़ कॉस्ट? कॉस्ट क्या होती है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी प्रोडक्शन को या किसी भी सर्विस को अटेन करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज़ कॉस्ट, है ना। फिर हमने यहाँ पर कॉस्ट और एक्सपेंस का डिफरेंस भी स्टडी किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी कॉस्ट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, किन किन से मिलकर हमारी कॉस्ट बनती है। तो देखिए, हमारी कॉस्ट में बच्चों बेसिकली 3 चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहला है मटीरियल, जिसे हिंदी में बोला जाता है सामग्री। दूसरा हमारा आता है लेबर, जिसे हम क्या बोलते हैं? श्रम। और थर्ड हमारा आता है एक्सपेंसेस, है ना, जिसे कि आप हिंदी में बोलते हैं व्यय या खर्चे। ठीक है, ये 3 चीज़ें मिलकर हमारी कॉस्ट को बनाती हैं। कॉस्ट के 3 मेन एलिमेंट्स हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। इसमें भी बच्चों फिर हम आगे क्या करते हैं कि मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं मटेरियल की, तो मटेरियल के 2 हिस्से होंगे, एक होगा डायरेक्ट मटेरियल और दूसरा होगा इनडायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इन्हें हिंदी में हम क्या बोलेंगे? इसे हिंदी में हम बोलेंगे प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री। अप्रत्यक्ष सामग्री, है ना। बिल्कुल इसी तरीके से लेबर के भी हम 2 पार्ट्स करते हैं, जिसे हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। यानी कि प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। तीसरा हमारा एक्सपेंसेस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय, है ना। तो इस तरीके से मेरी लागत के 3 तत्व हैं। 3 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट आर हियर, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। फिर हमने इनको आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि मैम व्हाट इज डायरेक्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट? डायरेक्ट से क्या मतलब है और इनडायरेक्ट से क्या मतलब है? भाई मटेरियल अगर मैंने प्रोक्योर किया, प्राप्त किया, तो उसके लिए पेमेंट किया, तो इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वाली तो कोई बात आनी ही नहीं चाहिए। तो बच्चों, कॉस्टिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टर्म्स होती हैं। डायरेक्ट का मतलब है प्रत्यक्ष सामग्री। जैसे मैं मटेरियल की बात करूँ आपसे, प्रत्यक्ष सामग्री, डायरेक्ट मटेरियल वो होता है, वो सामग्री होती है जो सीधा सीधा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परचेज की जाती है। समझ आई बात? यानी कि जैसे मैं डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर एलोकेट कर सकती हूँ, है ना। सीधा सीधा वो किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए, स्पेसिफिक जॉब के लिए, पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए परचेज की जाती है और उस पर यूज़ की जाती है। और फिजिकली मैं उसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ कि देखिए ये मटेरियल था और ये इस पर यूज़ हुआ है, तो उसे हमें बोला जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। और इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? अप्रत्यक्ष सामग्री है, जो कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पर यूज़ होती है या एक डिपार्टमेंट में कॉमनली जिसका यूज़ होता है ना। इसे मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये पर्टिकुलर इसी प्रोडक्ट के लिए खरीदी गई थी और इसी पर एलोकेट की जा सकती है। नो, नॉट लाइक दैट, है ना। तो अप्रत्यक्ष सामग्री जो होती है, इसे मैं एलोकेट तो नहीं कर सकती, लेकिन अपॉर्शन, अनुभाजन उसका कर सकती हूँ किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन के बेसिस पे। जैसे कि सपोज कीजिए ए की 10 यूनिट प्रोड्यूस हुई, बी की 20 हुई है, सी की 30 यूनिट्स प्रोड्यूस हुई है, तो इन तीनों का 1:2:3 के रेशो में मैं जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, इनडायरेक्ट मटीरियल होगा, उसे उस रेशो में डिवाइड कर दूंगी, अपॉर्शन कर दूंगी तीनों में। तो एलोकेशन में और अपॉर्शन में भी फ़र्क होता है। समझ आई आपको बात, है ना। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट मटेरियल का क्या मतलब हो गया बच्चों? डायरेक्ट मटेरियल है जो सीधा सीधा किसी भी प्रोडक्शन से या किसी भी प्रोडक्ट से या किसी भी यूनिट से डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है। जबकि
इनडायरेक्ट मटेरियल अप्रत्यक्ष सामग्री है जो कि किसी एक स्पेसिफिक जॉब से या स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड नहीं है ना, लेकिन इसको किसी प्रॉपर बेसिस पर इसका अपॉर्शनमेंट अनुभाजन किया जा सकता है। इसी तरीके से लेबर की बात की जाए, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर होगी जो कि सीधा सीधा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होगी, जिस पर इसका काम किया जा रहा है, जबकि इनडायरेक्ट लेबर जो होगी वो क्या होगी, अप्रत्यक्ष श्रम होगा। यानी कि जैसे कि एक फोरमैन है या एक सुपरवाइज़र है, ठीक है। अब एक सुपरवाइज़र की हमने पहले भी बात की थी, अगर वो एट ए टाइम 10 लोगों को सुपरवाइज कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट लेबर हो गई। क्यों? क्योंकि उसका सुपरविज़न की जो कॉस्ट है वो 10 लोगों में बांट दी जाएगी। मैं ये नहीं कह सकती कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैंने ये सुपरवाइज़र अपॉइंट किया है, मैंने इतने सारे लोगों को सुपरवाइज करने के लिए अपॉइंट किया है। अब वो 10 लोग क्या अलग अलग काम करते हैं, वो एक प्रोडक्शन में कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना, तो इट डिपेंड्स। देन उसके बाद आता है एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनमें भी वही बात है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, जो कि सीधा सीधा किसी भी प्रोडक्ट के लिए किए जाते हैं, डायरेक्टली पर्टिकुलर उसी के लिए किए जाते हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस अप्रत्यक्ष व्यय क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय जो कि कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे कि आपने ऑफिस इस्टेब्लिश किया तो उस ऑफिस में आप जो भी सैलरीज पे कर रहे हैं, लाइक क्लर्क्स की सैलरी पे कर रहे हैं, या फिर आपने कोई भी टेक्नीशियंस रखे हुए हैं, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस में अगर आपने मैनेजर्स रखे हुए हैं तो वो एक कॉमन काम कर रहे हैं, जितनी भी तरह की प्रोडक्ट लाइन आपके यहाँ चल रही है वो सबका काम करेंगे, तो फिर वो इनडायरेक्ट खर्चा हो जाएगा, है ना। आपने सेलिंग के लिए, विक्रय के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस किए हैं, एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया है, तो ऐसा तो नहीं कि पर्टिकुलर एक ही प्रोडक्ट को बेचने के लिए मैं एडवर्टाइजिंग करूँगी। हम एज ए प्रोड्यूसर अपनी कई प्रोडक्ट लाइन्स के लिए ऐसा काम करते हैं, ठीक है। वेयर हाउस, गोडाउन की व्यवस्था हमारे यहाँ पर है, जहाँ पर अपना अपना बना हुआ माल रखते हैं, तो उसका आप जो भी खर्चा पे कर रहे हैं, ठीक है, उसका जो भी रेंट पे करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें मैं आपको अभी इसके एग्जाम्पल्स और देती हूँ बच्चों। डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, है ना, मूल लागत। तो इसे मैं क्या बोल दूँ, डायरेक्ट मटीरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इन तीनों का टोटल, जिसे कि हिंदी में बोला जाता है मूल लागत, ठीक है। प्राइम कॉस्ट बेसिक कॉस्ट होती है, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए आपने जो मटेरियल लगाया है, जो लेबर लगाई है और जो एक्सपेंसेस किए हैं, उनका टोटल सीधा सीधा प्राइम कॉस्ट होगा। ये सारे वो होंगे, कॉस्ट के वो एलिमेंट्स होंगे जो सीधा सीधा किसी कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट यूनिट या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से लिंक किए जा सकते हैं, सीधा सीधा उस पर ही किए जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें हम बोलेंगे प्राइम कॉस्ट या मूल लागत। और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको हम बोलते हैं ओवरहेड, यानी कि ऊपरी व्यय। ऑल दीज आर टर्म्ड एज ओवरहेड्स, यानी कि इसे हम बोलेंगे ऊपरी व्यय, ठीक है। ऊपरी व्यय यानी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हो गए, है ना, कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो कि अपॉर्शन किए जाएंगे, यानी कि अनुभाजित किए जाएंगे अलग अलग प्रोडक्ट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, किसी पर्टिकुलर बेसिस पे, जो भी उसका बेस होगा, चाहे उसकी प्रोडक्शन यूनिट बेस होगी या फिर उसका टाइम के बेसिस पर होगा, ठीक है, या फिर प्रोडक्शन के बेसिस पर होगा, ठीक है, जो भी होगा व्हाटएवर, उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें एलोकेट करेंगे। तो ये होंगे ओवरहेड्स या ऊपरी व्यय। तो इस तरीके से हम प्राइम कॉस्ट या ओवरहेड कहते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट के 3 एलिमेंट्स हो गए हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। मटेरियल में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, इसमें ये तीनों मिलकर प्राइम कॉस्ट बनाते हैं और ये तीनों मिलकर ओवरहेड्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ओवरहेड्स क्या होते हैं, ओवरहेड्स किस किस तरीके के हो सकते हैं। तो बच्चों ओवरहेड्स को भी बेसिकली 4 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। ये 4 कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं, देखिए ओवरहेड्स, है ना। ओवरहेड्स में सबसे पहले हम लेते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी कि हिंदी में से बोला जाता है कारखाना ऊपरी व्यय। इसे वर्क्स ओवरहेड भी बोला जाता है और प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोला जाता है। वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी इसे बोला जाता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स या कारखाना ऊपरी व्ययों में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आएंगी,
जो भी कारखाने से संबंधित जितनी भी लागतें होंगी हमारी फैक्ट्री से रिलेटेड जितनी भी होगी, यानी कि अगर हम फैक्ट्री का कोई रेंट पे कर रहे हैं, है ना, फैक्ट्री के वॉचमैन को कोई सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री की कोई वेजेस पे कर रहे हैं एंड सो ऑन, वो सारे खर्चे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का हिस्सा होंगे। फैक्ट्री ओवरहेड्स के हम वर्क्स ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा इसका एक नाम वर्क्स ओवरहेड भी है, ये कंफ्यूज करता है कई जगह। फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद सेकेंड हमारा आता है एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑफिस ओवरहेड्स, ठीक है, यानी कि प्रशासनिक व्यय। या ऑफिस को हिंदी में बोला जाता है कार्यालय, ऊपरी व्यय, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव या ऑफिस में क्या क्या होगा, ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ प्रोडक्शन करती चली जाऊँ, उसका हिसाब किताब ना रखूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो भी प्रोडक्शन कर रही हूँ उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, उस पर मुझे एट लास्ट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, किसको मैं कितना पे कर रही हूँ, किस सेक्शन में मेरा कितना खर्चा हो रहा है, सब तो मेंटेन करना पड़ेगा आपको। तो ऑफिस भी मेंटेन करना पड़ेगा, ऑफिस में क्लर्क्स भी रखने पड़ेंगे, ठीक है, मैनेजर्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। वो क्या करेंगे, आपकी जो भी अकाउंट्स होंगे उसको मेंटेन करेंगे, आपकी कॉस्ट का हिसाब किताब रखेंगे, ठीक है, और आपकी जो भी मशीन्स का डेप्रिसिएशन लग रहा है या आपका जो भी खर्चा हो रहा है, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं, उन सब का हिसाब किताब ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स का हिस्सा होगा। देन उसके बाद तीसरा आता है इसमें सेलिंग। बच्चों इसमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दो चीज़ें आती हैं। तो कई बार सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को सेपरेट करके भी शो कर दिया जाता है और कई बार इनको एक साथ भी कर दिया जाता है। मैंने आपसे कहा था 4 कैटेगरीज हैं, तो फैक्ट्री, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, 4 तरह के एक्सपेंसेस इसमें होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को जनरली जब हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेंगे तो एक साथ ही शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अलग से बता रही हूँ सेलिंग ओवरहेड्स यानी कि विक्रय ऊपरी व्यय, और लास्ट हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण। अब विक्रय और वितरण में भी अंतर होता है। सेलिंग जो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं, जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, कैंपेन्स कर रहे हैं, फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एजेंट्स अपॉइंट कर रहे हैं, उन एजेंट्स को ट्रैवलिंग कमीशन पे कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर वो एक लिमिट से ज़्यादा सेल्स करते हैं तो उसके लिए उनको कमीशन भी पे कर रहे हैं। ऑल दीज फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेलिंग ओवरहेड्स, है ना, वो सारा का सारा सेलिंग ओवरहेड का पार्ट फॉर्म करते हैं। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसपोर्टेशन होगा। आप अपने गुड्स को दूसरी जगहों तक भेजने के लिए, ऐसा तो नहीं है जहाँ प्रोड्यूस हुआ मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट सब जगह भेजता है जहाँ उसकी डिमांड होती है। पहले उसको स्टोर करने के लिए उसे वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, गोडाउन में रखना पड़ेगा, गोडाउन से रिलेटेड सारे खर्चे हो गए, गोडाउन की लाइटिंग हो गई, गोडाउन का इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, स्टॉक का इंश्योरेंस हो गया। देन उसके बाद वॉचमैन की सैलरी हो गई उसके पास, और उसका जो भी केयर टेकर होगा उसकी सैलरीज आ जाएंगी उसके अंदर। देन उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के लिए ड्राइवर्स, जो भी व्हीकल्स वो हायर करता है उनका रेंट, जिस तरह से भी वो देता है किलोमीटर पर आवर के बेसिस पर, वॉट एवर, तो सारे के सारे खर्चे किस में आएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का हिस्सा होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम बच्चों ओवरहेड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टडी करेंगे। ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है हमें। क्या होता है क्वेश्चन में सब चीज़ें मिक्स करके दी जाती हैं, सारे ओवरहेड्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मटीरियल एक्सपेंसेस एंड सो ऑन। तो हमें उसमें से क्या करना है, उनको डिफ्रेंशिएट करना है कि भाई ये डायरेक्ट मटीरियल है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेबर है, और बाकी की सारी चीज़ें इनडायरेक्ट हैं। फिर इनडायरेक्ट में भी हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो जनरली जिन एक्सपेंसेस के नाम के साथ फैक्ट्री वर्ड यूज़ होता है ना, वो सब फैक्ट्री में आते हैं। जिनके साथ ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव, तो आप सिंपल सा सोचिए आपके दिमाग में कि भाई एक ऑफिस बना हुआ है, उस ऑफिस में ये क्लर्क बैठे हैं, ठीक है, और वो लोग क्या काम करते हैं, उस तरह का सारा खर्चा इसके अंदर आ जाएगा। फिर सेलिंग के लिए आप क्या सोचेंगे कि भाई मेरे गुड्स को सेल करने के लिए मैं क्या क्या एफर्ट्स करता हूँ। आप तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, वेल एंड गुड तरीके से सोच सकते हैं, तो वो सारी एफर्ट सेलिंग में आ जाएंगी। या फिर उन एक्सपेंसेस के नाम के साथ सेलिंग वर्ड यूज़ होगा, सेल्स एक्सपेंसेस, ओके। देन डिस्ट्रीब्यूशन में वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं, और वहाँ हमें इनको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ओवरऑल इस तरीके से हम ओवरहेड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं।
फिर इसमें एक बात और है, मैं आपको ये आगे भी क्लियर करूँगी, अभी भी बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि फैक्ट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस तो पूरे प्रोडक्शन पर लगते हैं, है ना, पूरे प्रोडक्शन पर इनकी कॉस्ट कवर होती है, लेकिन जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है ये सिर्फ उतनी ही यूनिट्स पर एप्लीकेबल होगा जितनी यूनिट्स एक्चुअल में सोल्ड होती हैं, है ना। सोल्ड यूनिट्स पर यूनिट के बेसिस पर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विक्रय वितरण व्ययों को विभाजित करते हैं, अनुभाजित करते हैं, अपॉर्शन्ड करते हैं, क्योंकि जो यूनिट्स हमारे क्लोजिंग स्टॉक में रह गई वो तो बिकी नहीं ना, सेल ही नहीं हुई उनकी, तो जो बिकेगा ही नहीं उस पर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ कैसे सकता है, ठीक है। तो ये एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम कॉस्ट शीट प्रिपेयर करते हैं तो इसकी मिस्टेक काफ़ी करते हैं बच्चे, तो इस तरीके से ओवरहेड्स होते हैं, ठीक है। थैंक यू।